आज हम वर्कशीट नंबर 21 करेंगे जो कि हमारा चैप्टर कंटिन्यू है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आया है वर्कशीट में वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हमें इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है उसको समझेंगे हम पहले। जैसे कि मान लीजिए ये एक वायर है और ये इसका रेजिस्टर है। जब इसमें कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। जितनी स्पीड में इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा फ्लो होंगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। मींस कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो हमारा करंट होता है Q अपॉन में T। चार्ज द रेट ऑफ चार्ज फ्लो, मतलब कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है। अगर ये ज्यादा चार्ज है, चार्ज क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हो रहे हैं उस कंडक्टर में। अगर बहुत ज्यादा फ्लो हो रहे हैं तो ये डिसिपिएट हो जाएगा। अब ये डिसिपिएट क्या होता है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो होते हैं तो फ्लो होने की वजह से इसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट, जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डिसिपिएट होती है, मतलब रेडिएट हो जाती है एटमॉस्फेयर में, एयर में बाहर निकलती है। और इसी इफेक्ट को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब करंट की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस हुई है। तो ये इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट। पहले नॉर्मल आप देखें तो आयरन प्रेस में करते हैं हम, हीटर में करते हैं, टोस्टर में करते हैं, इंडक्शन में करते हैं। इस तरीके से कई सारी चीजें हैं जिसमें हमें हीटिंग इफेक्ट बेनिफिशियल है और उसका हम यूज करते हैं। वो होता क्या है, आपने नॉर्मल एग्जांपल एक और बताती हूँ मैं आपको। बल्ब देखे होंगे, बल्ब कंटिन्यूअसली काफी समय से ग्लो कर रहा है, जल रहा है, लाइटिंग कर रहा है। अब उसके पास आप हाथ ले जाते तो वो गर्म महसूस होता है क्योंकि वो काफी देर से जल रहा है। ऐसा क्यों हुआ कि उसके आसपास की जो एयर है वो हल्की गर्माहट महसूस हो रही है, वो इसी वजह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके अंदर जो हीटिंग प्रोड्यूस हुई है वो डिसिपिएट हो गई, मतलब बाहर एटमॉस्फेयर में इस रेजिस्टर के थ्रू बाहर निकली। जब वो बाहर निकलती तो वो चारों तरफ महसूस होती है। तो ये हुआ हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इसके बारे में आगे देखेंगे। बच्चे आप पहले भी पढ़ चुके हो पोटेंशियल डिफरेंस, V4 पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या था, कितना वर्क डन हो रहा है और उसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम यहाँ से वर्क डन निकालना चाहे तो V इंटू क्यू हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। क्यू यहाँ पर चार्ज है। और क्या था, पहले भी हम क्लासेस में पढ़ चुके, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। कितना वर्क डन कितने टाइम में हो रहा है, ये क्या है हमारा पावर। अब W की जगह इस इक्वेशन को अगर हम यूज करें तो मैंने W की जगह VQ रख दिया और अपॉन में T है। उसके बाद P इज इक्वल टू VI कैसे आया, क्योंकि हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। I क्या होता है, चार्ज फ्लो इन द टाइम पीरियड। कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसे करंट कहते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या करा है, यहाँ पर Q अपॉन T, इसकी जगह पर मैंने I रखा। तो फॉर्मूला आया पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। एक फॉर्मूला हमको यहाँ से ये मिला, दूसरे यहाँ से भी निकालना चाहो आप तो वर्क डन इज इक्वल टू ये T यहाँ चला जाएगा तो पावर इंटू टाइम पीरियड। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा पावर इंटू T। ठीक है, अब वर्क डन जो वर्क होता है उसको, उसकी जो SI यूनिट है मेजरमेंट करने की वो है जूल। तो हम इसको किस में नापते हैं, जूल में। और एनर्जी भी किस में करते हैं हम, जूल में। तो W की जगह हम एनर्जी लेंगे और E इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू T। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आया। अब हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम और ऊपर हमने फॉर्मूला देखा P इज इक्वल टू क्या निकाला था, VI। तो P की जगह वैल्यू पुट कर देंगे VI। तो न्यू फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू टाइम, VIT। अब एनर्जी की बात है। अब एनर्जी की तो बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीटिंग एनर्जी, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। लेकिन है तो एनर्जी ना, उसको कैलकुलेट हम जूल में ही करेंगे। तो इस एनर्जी की जगह पर H लाए और H क्या है,
दूसरी वो है हीटिंग एनर्जी, इसलिए हमने ई की जगह पुट करा एच। तो एच इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा वी आई टी, यहाँ था ई इज इक्वल टू वी आई टी, यहाँ पर एच इज इक्वल टू वी आई टी। उसके बाद V का फॉर्मूला आप ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो मैंने यहाँ पर V की जगह पर रख दिया आई आर। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। H इज इक्वल टू V की जगह पर आई आर, फिर उसके बाद ये वाला भी आई टी है, तो ये दोनों सब मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, आर की जगह आर और टी, तो फॉर्मूला आ गया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टू, आर यहाँ पर रेजिस्टेंस है। दिस इज योर अनदर फॉर्मूला, मतलब एक ही फॉर्मूले से आप देख रहे हैं कितने फॉर्मूले डराइव हो रहे हैं। तो ये था एक न्यूमेरिकली हमने इस कंसेप्ट को क्लियर करा। दूसरी बात, एक कॉन्सेप्ट और आपको बताएंगे जो कैलकुलेशन के लिए काम आता है, वो हम अभी क्लियर करेंगे। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बच्चे अभी तक हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा, उसके न्यूमेरिकल के बारे में, उसके फॉर्मूला डेरिवेशन भी पढ़े। अब देखेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो कमर्शियल यूनिट हम कैलकुलेट करते हैं वो किसमें करते हैं, किलोवाट पर आवर में, किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट को अगर हम जूल में कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अभी हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। अगर आपकी न्यूमेरिकल की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद किलोवाट आवर में आई है और उसने अगर बोला है क्वेश्चन में कि आप उसको जूल में कन्वर्ट करो, तो जो आंसर आपका आएगा ना, आपको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है बस, तो किलोवाट वाला आंसर जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द कमर्शियल यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कैसे ये जो निकला है आंसर कैसे निकला है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, और ये 1 किलोवाट में 1000 वाट और आवर में 3600 सेकंड होते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई हमारी वो ये है। तो इस तरीके से हमने इसको इक्वल किया था। ये पेपर में कई बार आता है रिलेशनशिप, तो आपको एज इट इज लिखना है। सिंपल है बिल्कुल, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, बस उसका आंसर आ गया मल्टीप्लाई करके वाट जूल में, वाट सेकंड के अंदर। तो ये है। अब इसके बेसिस पर इसका यूज कहाँ होता है वो न्यूमेरिकल भी करेंगे अभी हम। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि जो भी हमने डेरिवेशन करे आपको वो क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आता है। आपकी वर्कशीट के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, आप पहले उसको पढ़ना, फिर जब इसको देखोगे तो समझ आएगा। उस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक घर में 2 इलेक्ट्रिक एप्लायंस यूज हो रहे हैं, 1 घंटे टीवी चला है जो कि 250 वाट का है, 250 वाट का। वो पावर कितनी यूज कर रहा है, 250। तो मतलब वाट दे रखा है तो ये पावर है, और ये 1 आवर दे रखा है तो ये टाइम है। उसके बाद टोस्टर जो है वो 1200 वाट का है, तो मतलब ये भी पावर दे रखा है और ये टाइम पीरियड। तो टोस्टर 1200 वाट का है और इसका टाइम पीरियड 10 मिनट है। अब आपको बताना है कौन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है एनर्जी। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। अब हम कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी इज इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला, हमारे पास जो वैल्यू दी हुई होती है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले लगाते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूले तो काफ़ी सारे देख लिए। कभी पी की जगह पर वैल्यू पुट कर दी, पोटेंशियल की जगह, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर हमने उसके जो फॉर्मूला ओम्स लॉ का था वी आई रखा, तो आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला आ गया। ये सारे फॉर्मूले क्यों करे हमने, ताकि जब न्यूमेरिकल में जैसी वैल्यू दी हो उसके अकॉर्डिंग वही वाला फॉर्मूला हम रखें। तो यहाँ पर पावर के या एनर्जी के और भी फॉर्मूले हैं, पर हमारे पास वैल्यू तो पावर और टाइम दी हुई है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला जो यूज होगा उन सभी में से ये वाला होगा, पावर इनटू टाइम। तो जो एनर्जी निकलेगी, क्योंकि इन्होंने हीटिंग एनर्जी की बात नहीं कही, सिर्फ एनर्जी, तो इसलिए एनर्जी लिखेंगे। पावर कितना है 250 वाट। उसके बाद टाइम कितना है 1 आवर। अब एक बात देखिए, ये वॉट है, ये आवर है, अलग हो रहा है ना, हमें तो वॉट के साथ सेकंड लेके चलना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, कन्वर्ट द यूनिट। तो यहाँ पर 250 वाट मल्टीप्लाई 1 आवर है, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं,
मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको सेकंड में, 1 आवर को कन्वर्ट करा सेकंड में, तो इसकी जगह पर वैल्यू क्या आ जाएगी 3600। क्यों? क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर लिखेंगे आप। उसके बाद सेकंड वैल्यू देखेंगे। सेकंड वैल्यू में फॉर्मूला वही लगेगा, एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी। एनर्जी इज इक्वल टू पावर कितना दे रखा है 1200 वॉट मल्टीप्लाई टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट। यहाँ पर भी ये मिनट में है, हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1200 वॉट मल्टीप्लाई 10 मिनट की जगह सेकंड करोगे तो 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया सेकंड को, इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 900 आएगा, फिर 1 2 3 0 और लगा देंगे हम। अब ये हो जाएगा वॉट सेकंड। वॉट सेकंड को जूल कहते हैं, तो यहाँ पर हम ये वैल्यू आ रही हमारे, हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 10 के ऊपर 5, क्योंकि 5 0 है, वॉट सेकंड को जूल में लिखते हैं। उसके बाद एनर्जी इज इक्वल टू इसको करेंगे तो हो जाएगा 72, 1 2 3 4 0 आ जाएंगे, यहाँ पर भी जूल। अब मैं इसको लिख सकती हूँ 72 1 2 3 4 0 थे, 72 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, यहाँ 5 है, इसको भी 5 बनाते हैं, तो एक पॉइंट ले लेंगे जिससे कि 0 बढ़ जाएगा, 10 की पावर 5 जूल। अब आप खुद देख सकते हैं कि 7 पॉइंट, क्योंकि पावर तो दोनों की सेम हो गई, यहाँ पर ये क्या है 9 और यहाँ पर 7.2, तो देखने से ही पता चल रहा है इसकी मोर कंज्यूमिंग एनर्जी की, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो टीवी है वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो दिस इज योर आंसर। बच्चे इसको पहले क्वेश्चन को पढ़ना फिर उसके बाद करना, बड़ा ही सिंपल है। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन किसके, हीटिंग इफेक्ट के। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं हम, तो यूजेस प्रेस करने में करते हैं, टोस्टर बनाने में करते हैं, गीजर में करते हैं, रॉड वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, रूम हीटर में करते हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट है जिनका इस्तेमाल हम हीटिंग इफेक्ट के रूप में करते हैं। इंडक्शन भी है, वो सब क्या है, एप्लीकेशन ही तो है हीटिंग इफेक्ट का, तो वो सारे एप्लीकेशन है। एक और आपको बात बताते हैं, जैसे कि बल्ब ग्लो करता है, तो बल्ब के अंदर आपने देखा होगा फिलामेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट, हिंदी में तंतु कहते हैं। ये फिलामेंट जो होता है ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ मेटल से बनाता है जिसको कहते हैं टंगस्टन। टंगस्टन एक ऐसा मेटल होता है जिसको फिलामेंट के लिए यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा होती है, ये हीट को रेजिस्ट कर सकता है, और इसकी वायर भी मेल्ट ज्यादा हीट होने पर नहीं होती है। और जो टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट ना बहुत हाई होता है, अप्रोक्सीमेटली 3380 डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हैं इस टेम्परेचर तक ये हीट को रेजिस्ट कर सकता है, इसलिए हम टंगस्टन से ही बल्ब के फिलामेंट को बनाते हैं ताकि वो जल्दी से फ्यूज ना हो। अब यहाँ से एक बात आती है फ्यूज। अब फ्यूज क्या है, आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि फ्यूज उड़ गया है, फ्यूज खराब हो गया। आपने घर में देखा होगा पुराने टाइम पर ऐसे प्लग होता था, उसे खींचते हैं, कुछ इस तरीके से बना होता था उसमें, और यहाँ पर एक वायर लगी होती थी। आजकल तो फिर भी ऑटोमेटिक हो गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो गए हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या होता है बच्चे, सर्किट कंप्लीट होता है। जैसे कि आप नॉर्मल सर्किट बनाते थे तो वहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर एक बल्ब लगा होता था, फिर उसके बाद यहाँ पर स्विच होता था, बैटरी लगी होती थी, इस तरीके से फिर उसमें करंट फ्लो होता था। अगर इसमें से मान लीजिए कहीं से कट हो जाता, या मान लो मैंने यहाँ पर एक कील लगा रखी है आयरन नेल, अब मैं उसको हटा दूं तो क्या होगा, सर्किट इनकम्प्लीट हो गया। जब सर्किट इनकम्प्लीट हो गया तो करंट फ्लो कैसे होगा, ठीक इस तरीके से ही फ्यूज का सिंबल कुछ इस तरीके से बनाते हैं। अगर इन फ्यूज के अंदर ये क्या होती है, तार होती है, वायर, हल्की तार लगाएंगे तो जल्दी गर्म होकर टूट जाएगी। अगर मान लो इसमें बहुत ज्यादा करंट बह रहा है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से फ्लो हो रहे हैं और काफी देर से हो रहे हैं और ये गर्म होना शुरू हो गया क्योंकि हीटिंग इफेक्ट आएगा, और अगर ये वायर ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट की नहीं तो ये क्या हो जाएगी, जल जाएगी तो टूट जाएगी।
और टूट गई तो क्या हुआ, फ्यूज उड़ गया, ऐसे कहते हैं फ्यूज हो गया। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पर जो यहाँ पर घर से कनेक्शन जा रहा था वो इस जगह से सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ, इस जगह से हट गया। जैसे यहाँ से हट गया तो आगे बल्ब ग्लो होगा कैसे, जब उसमें करंट नहीं पहुंच रहा, ऐसे यहाँ पर सर्किट क्या होता है, इनकम्प्लीट हो जाता है, जिस वजह से फिर घर में लाइट चली जाती है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज को लाइव वायर से जोड़ा जाता है, लाइव वायर, और सीरीज में, पैरेलल में नहीं, सीरीज में लगाते हैं। लाइव वायर को इलेक्ट्रिक फ्यूज की वायर से कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तब वो सर्किट कंप्लीट होता है। तो ये आपका कंसेप्ट था। इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। क्यों, जैसे कि हमने कभी कम लोड का मीटर लगा हुआ है और ज़्यादा ओवरलोड वाली चीज़ें चला दी, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चला, जितने किलोवाट का वो मीटर भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जब ओवरफ्लो होता है तो घर में आग ना लगे, कोई हादसा ना हो, या फिर कोई सामान खराब ना हो जाए जो बिजली से चल रहा है, ऐसे समय पर इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है, अपनी वायर को, हल्की मेल्टिंग पॉइंट की होती है, कम मेल्टिंग पॉइंट की होती है, तो वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, टूट जाती है गर्म होने के कारण। तो क्या होता है, सर्किट इनकम्प्लीट होता है, चीज़ें बंद हो जाती हैं। इससे क्या होता है, जो उसके द्वारा नुकसान होना था वो बच जाता है। तो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। बच्चे अब आपकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उसमें है क्या, बिल्कुल सिंपल है। हमारा फॉर्मूला क्या आया था, I स्क्वायर RT, यही फॉर्मूला आया था। यहाँ से क्लियर होता है, जो सामने सामने लिखे होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और उनका इफेक्ट डायरेक्ट पड़ता है। जैसे कि यहाँ से हम बोल सकते हैं H, जो हीटिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, heating energy is directly proportional to the resistance, heating energy is directly proportional to the time period। मतलब इनमें से कुछ भी बढ़ेगा तो हीटिंग एनर्जी बढ़ेगी, या हीटिंग एनर्जी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। करंट स्क्वायर की उससे अगर तेजी से बढ़ेगा तो कहेंगे हीटिंग एनर्जी इंक्रीज हुई, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी हीटिंग एनर्जी बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा तो भी हीटिंग एनर्जी बढ़ेगी, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा आएगा। यही लॉ है और इसके बारे में लिखा भी हुआ है, आपकी वर्कशीट के अंदर ही पॉइंट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज फ्यूज वायर पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। फ्यूज वायर कैसे प्रोटेक्ट करती है इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस को, तो मैंने आपको बताया वो कैसे तार गर्म होने पर टूट जाता है, वो बातें आपको लिखनी है। और ये भी आपकी वर्कशीट के अंदर क्लियर लाइन है, साइड में एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जो बॉक्स बना हुआ है उसमें देखना। फिर वाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प। जो हम बल्ब है या कोई इलेक्ट्रिक लैम्प है उसमें जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का क्यों होता है, टंगस्टन का इसलिए होता है क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो ज़्यादा रेजिस्ट कर सकता है हीटिंग को। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, अ फ्यूज वायर इज कनेक्टेड टू अ लाइव वायर, तो यस ट्रू, बट इन सीरीज में है तो। फिफ्थ क्वेश्चन है वो मैंने आपको बोर्ड पर सॉल्व करके दिखा दिया। एक टीवी सेट है और एक टोस्टर है, उसका पूरा हमने कैलकुलेट करा। तो इस तरीके से ये आज की वर्कशीट है। फिर भी आपको कहीं दिक्कत हो या समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले, और आगे की वीडियो हम अब नेक्स्ट टाइम बनाएंगे।